स्टूडेंट्स, प्लान इंडिया के सक्षम प्रोग्राम सेंटर सरस्वती स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान में आप सब लोगों का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स जीएसटी कोर्स में रजिस्टर्ड है उन लोगों ने अभी तक की जो क्लासेस थी उसमें बेसिक्स अकाउंटिंग जो है उसके बारे में सीखा, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट जो है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, जर्नल एंट्रीज करना, बैलेंस शीट, P&L, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था टैली पे। टैली पे हम लोगों ने एंट्रीज को जनरलाइज करना, किस तरह से टैली में हम लोग अपना डेटा डालते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टैक्सेशन की। टैक्सेशन में जैसे हमारे कोर्स का ही नाम है टैली जीएसटी, तो जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी होता क्या है, क्यों लाया गया इंडिया में जीएसटी, कब लाया गया, पुराने जो टैक्सेस सिस्टम थे उनमें ऐसी क्या गड़बड़ियाँ थी कि उन्हें सुधारने के लिए जीएसटी लाना पड़ा। तो उन जो गड़बड़ियाँ थी उसमें जो समस्याएं थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली टैक्सेशन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस तरह से गवर्नमेंट चार्ज करती है। कुछ टैक्सेस हमारे स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है टैक्स। टैक्स एक्चुअली होता क्या है। जो भी सरकारें हैं, राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, उन सरकारों के बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति के बहुत सारे खर्चे, परिवार में उसका राशन पानी का खर्चा है, बिजली का बिल आएगा और बहुत सारी चीज़ें उसे देनी होती है, बच्चों की स्कूल फीस है। तो वो खर्चे जो होते हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए वो कमाता है, आय करता है। आय कहाँ से करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई नौकरी करेगा, नौकरी से जो उसे सैलरी मिलेगी वो उसकी आय। इसी तरह से जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो पब्लिक वेलफेयर में समाज के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट की, वहाँ पे गवर्नमेंट का स्टाफ है, उन लोगों को सैलरी देनी। तो ऐसे सरकारों के बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन आय कहाँ से होगी, आय का क्या स्रोत है सरकार के पास? तो सरकार के पास जो आय का स्रोत है वो होता है टैक्स, कर। सरकारी कर लगाती है। कैसे लगता है? बहुत ही कॉमन एक वर्ड है इनकम टैक्स, आय कर। आप सब लोगों ने सुना होगा, आपके पेरेंट्स या जो लोग अभी इनकम कर रहे हैं, आय कर रहे हैं, वो लोग खुद भी जमा करते होंगे। तो जो भी कोई व्यक्ति या कोई फर्म बिजनेस कर रहे हैं या सैलरी उन्हें मिल रही है, जो भी आय उन्हें हो रही है, उस पर सरकार एक कर वसूलती है, आयकर वसूलती है, इनकम टैक्स वसूलती है। ऐसे जो वस्तु और सेवाओं की बिक्री होती है, उस बिक्री पर भी सरकार ग्राहकों से, जो भी उपभोक्ता है, उनसे कर वसूलती है। और जो कर है, जो टैक्स है, वो सरकारों की आय का स्रोत है और उसी पैसे से सरकारें अपने खर्चों को पूरा करती है। फिर बात आती है टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं। तो टैक्सेस में भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या फर्क है दोनों में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। वो कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी से वसूला भी जाता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे मुझ पर टैक्स लगाया गया और मुझसे ही वसूला गया तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा, प्रत्यक्ष कर। ऐसा टैक्स जो लगाया किसी और पे जाता है जबकि वसूला किसी और से जाएगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा। जैसे मान लीजिए एक्स पर कर लगाया गया, कोई व्यक्ति है एक्स, उस पर कर लगाया गया, लेकिन उससे वसूला जाएगा वाई से। ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि सरकार के लिए एक्स से कर वसूलना बहुत मुश्किल है। एक्स जो है वो सरकार को कर नहीं चुकाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए एक्स नाम के व्यक्ति से कर वसूलना, तो वो टैक्स वाई से वसूला जाएगा।
डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो कर लगाया भी एक्स पे गया है और वो वसूला भी एक्स से ही जाएगा। तो अगर कर जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है और उसी व्यक्ति से अगर वो वसूला जाएगा तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। अगर कर लगाया किसी और पे गया है जैसे कि एक्स पे और वसूला किसी और से गया जैसे कि वाई से, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा। कैसे ये इंप्लीमेंट होंगी, कैसे वसूले जाएंगे, उसकी अपन बात करते हैं। यहाँ पे जो टैक्स को हमने बांटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो कैटेगरीज में बांटा है, हम इनको सरकारों के हिसाब से भी बांट सकते हैं। सेंट्रल टैक्स केंद्र के कर और स्टेट टैक्स राज्य के कर। सेंट्रल टैक्स केंद्र के कर जो कि केंद्र सरकार द्वारा वसूले जाएंगे, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। स्टेट टैक्स राज्यों के कर जो कि राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें, इनकम टैक्स आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार आयकर की वसूली करती है। कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स ही है। जब इनकम टैक्स किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, किसी इंडिविजुअल पे लगाया जाता है, तो उसे हम लोग इनकम टैक्स का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर वो कंपनीज पे लगाया गया, कॉर्पोरेट्स पे लगाया गया है, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाएगा। ये यूँ कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। मोटे रूप में ये दो ही टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है। लेकिन इसी को अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं तो कैपिटल गेन टैक्स, ये भी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कि ये जो टैक्सेस वसूले जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, ये सब डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। डायरेक्ट टैक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर केंद्र के ही दूसरे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनकी बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क। जो भी कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई फैक्ट्री है, प्रोडक्शंस करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनसे ये कर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। सर्विस टैक्स, सेवा कर, ये भी केंद्र सरकार द्वारा सेवाओं पर वसूला जाने वाला कर है। ये जो भी टैक्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम जीएसटी आने से पहले 30 जून 2017 तक की अपन ये बात कर रहे हैं कि ये मेथड था, ये तरीका था टैक्सेशन का। स्टेट टैक्स में अगर बात करें, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स कह सकते हैं, आप इसे राइट कर सकते हैं या कमर्शियल टैक्स कह सकते हैं, तीनों एक ही है। दूसरा यहाँ पे हमने बात करी कि एक्साइज ड्यूटी, ये केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है उत्पादन पर। लेकिन अल्कोहल और ह्यूमन कंजप्शन, जो शराब है मानव भोग के लिए जो बनाई गई है, पीने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, उस शराब पर एक्साइज ड्यूटी वसूलने का जो अधिकार दिया गया है वो राज्य सरकारों के पास है। एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल। तो मोटे रूप से जो बिक्री कर है, सेल्स टैक्स है और एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, ये जो दो टैक्स है वो ही राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत है। इन्हीं से ही राज्य सरकारों को आय होती है। अब फिर अपन आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्स पे कि किस तरह से टैक्स जो है वो एक्स पे लगाया गया और एक्स से ही वसूला गया। एग्जाम्पल लेते हैं अपन इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स मैं अपनी बात कर लेता हूँ। जैसे मेरी कोई आय हुई, चाहे वो मुझे सैलरी से हुई हो, चाहे किसी व्यापार से, और उस व्यापार से मुझे जो आय हुई वो
5 लाख रुपए की हुई। और सरकार ने निर्धारित किया हुआ है कि 5 लाख रुपए तक की जो भी आय करने वाली संस्थाएं हैं, जो भी कोई व्यक्ति है, उस पर मान लेते हैं कि 10% जो है इनकम टैक्स सरकार वसूल करेगी। तो यहाँ पे 5 लाख का 10% हुआ 50,000 रुपये। 50,000 रुपये जो टैक्स है वो मुझसे वसूला जाएगा, मुझे चुकाना होगा। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए का जो 10% आया, 50,000 रुपये इनकम टैक्स आया, वो लगाया भी मुझ पे ही गया है और वसूला भी मुझसे ही गया है। तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, जिसमें मैंने बताया कि वो लगाया तो एक्स पे जाएगा, लेकिन वसूला किससे जाएगा? वाई से। यहाँ पे जो टैक्सेस राज्य सरकार द्वारा लगाए गए हैं, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में ही आते हैं। दोनों ही अप्रत्यक्ष कर हैं। किस तरह से ये परफॉर्म करेगा, किस तरह से ये मैकेनिज्म हमारा काम करेगा, उसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि ये मार्कर मेरे हाथ में है, इस मार्कर को किसी फैक्ट्री वाले ने बनाया, उत्पादन किया। उसके लिए उसने 2 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया। 2 रुपए का रॉ मटेरियल फैक्ट्री वाले ने परचेज किया। जो भी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर है जो इसका प्रोडक्शन करेगा, उसने 2 रुपए का रॉ मटेरियल इसके लिए खरीद लिया। प्रोडक्शन करने के बाद उसमें 1 रुपए का उसने मार्जिन जोड़ दिया और 3 रुपए उसने इसका सेलिंग प्राइस था। 2 रुपए का रॉ मटेरियल हो गया और 1 रुपया जो उसमें था वो प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस मार्जिन, और 3 रुपए इसका सेलिंग प्राइस रख दिया गया। लेकिन जब ये माल फैक्ट्री से निकलेगा, 3 रुपए का ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये जो मार्कर है, जब फैक्ट्री से निकलेगा तो उस वक्त उत्पादनकर्ता को, जो फैक्ट्री मैनेजमेंट है या फैक्ट्री ऑनर है, उन्हें इस पे एक एक्साइज ड्यूटी नाम का कर चुकाना पड़ेगा, उत्पादन शुल्क। मान लेते हैं कि 10% की दर से एक्साइज ड्यूटी उन्होंने चुका दी, 30 पैसे। अब इस माल की जो कीमत हो गई होलसेलर में पहुंचते पहुंचते वो 3 रुपए 30 पैसे। 2 रुपए का रॉ मटेरियल था, 1 रुपए उसका प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस मार्जिन हो गया 3 रुपए, और 3 रुपए पे 10% एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री द्वारा चुकाई गई है, फैक्ट्री ओनर द्वारा चुकाई गई है। तो 3 रुपए 30 पैसे जाकर के ये होलसेलर को पड़ा। होलसेलर ने ये जो 3 रुपए 30 पैसे का आइटम था, इसमें 1 रुपए 70 पैसे अपना मार्जिन जोड़ दिया और उसने अपना जो सेलिंग प्राइस रखा वो 5 रुपए रखा। 3 रुपए 30 पैसे होलसेलर की कॉस्ट हुई। होलसेलर को मैन्युफैक्चरर से 3 रुपए 30 पैसे में मिला, इंक्लूडिंग टैक्स लगने के बाद में, एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद 1 रुपए 70 पैसे उसने अपना मार्जिन जोड़ दिया और 5 रुपए इसका सेलिंग प्राइस होलसेलर ने तय किया रिटेलर को या कंज्यूमर को देने के लिए। अब जब 5 रुपए उसने सेलिंग प्राइस तय किया है, 5 रुपए में उसने बेचना तय किया है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो बीच में आ जाते हैं कि जब आप इसे 5 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें इस 5 रुपए पे सेल्स टैक्स दीजिए, बिक्री कर दीजिए। 10% हम लोग उसके लिए भी मान लेते हैं, 10% ऑफ 10% सेल्स टैक्स। ये हो गया 5 रुपए 50 पैसे। अब यहाँ पे जो भी बायर है, जो भी व्यक्ति इस पेन को खरीद रहा है, जो बायर है, उसे कितना पैसा चुकाना पड़ा इसके लिए? 5 रुपए 50 पैसे। कितना टैक्स इसमें सम्मिलित है? 30 पैसे एक्साइज ड्यूटी और 50 पैसे सेल्स टैक्स। अब यहाँ देखिए कि जो कर लगाया गया है, जो ये 80 पैसे का जो कर है, जो कर भार है, वो लगाया तो किस पे गया है? उस व्यक्ति पर, उस कंज्यूमर पर जिसने 5 रुपए 50 पैसे में ये पेन खरीदा। लेकिन जो वसूला गया है
वो मैन्युफैक्चरर जो होलसेलर है जिसने ये माल बेचा है उससे वसूला गया है। यहाँ पे जो टैक्स का बर्डन है, टैक्स का जो बोझ है, टैक्स जो लगाया गया है वो इस कंज्यूमर पे लगाया गया है, लेकिन वो वसूला किससे गया है? मैन्युफैक्चरर से और होलसेलर से। क्योंकि कंज्यूमर से ये 80 पैसे का जो टैक्स है वो वसूलना बहुत मुश्किल है, ग्राहक से टैक्स सरकार नहीं वसूल कर सकती है। जबकि जो मैन्युफैक्चरर है या जो होलसेलर है, यानी कि जो व्यापारी है, उस पर सरकार को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, उनसे टैक्स वसूली आसानी से की जा सकती है। तो इसीलिए ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया गया है कि टैक्स लगाए किसी और पे जाए, लेकिन उसकी वसूली किसी और से की जा रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी व्यक्ति आय कर रहा है, जो भी व्यक्ति कमा रहा है, सीधे उसी पे टैक्स लगाया गया है और उसी ने टैक्स का भुगतान किया है, यानी कि सरकार द्वारा उसी से टैक्स की वसूली की गई है। तो ऐसे टैक्स कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्स। जबकि इस प्रोसेस में हम देखें तो टैक्स जो वसूला गया है, लगाया गया है, टैक्स का जो बोझ ढो रहा है, टैक्स का जो बर्डन ले रहा है वो कंज्यूमर ले रहा है। टैक्स लगाया गया कंज्यूमर पे है, 30 पैसे यहाँ पे टैक्स लगाया गया और 50 पैसे टैक्स यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन वो वसूला किससे जा रहा है? मैन्युफैक्चरर से एंड होलसेलर से। तो इस सिस्टम में यहाँ पे टैक्स लगाए किसी और पे जाता है, जबकि वसूली किसी और से की जाती है। इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में वो आता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। अब भी जब आप लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का फर्क समझ गए हैं, आप लोगों ने देख लिया है कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं और कौन कौन से जो टैक्सेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है कि जब ये टैक्सेशन सिस्टम हमारा चल रहा था तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इसमें नए रिफॉर्म्स किए गए, बदलाव किए गए। तो जीएसटी जो कि 1 जुलाई 2017 को इंडिया में लॉन्च हुआ, भारत में आया, उससे पहले एक वैट नाम का टैक्स, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, उसको इंडिया में लाया गया। तो जीएसटी को समझने से पहले, जीएसटी पे जाने से पहले हम लोग वैट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इस टैक्सेशन सिस्टम में ऐसी क्या गड़बड़ियाँ थी, ऐसी क्या समस्याएं थी जिसे दूर करने के लिए वैट लाया गया। तो जो नेक्स्ट क्लास हो गया हमारी, उसमें हम लोग बात करेंगे वैट की।